बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब आज दिन का आगाज़ करेंगे अच्छे तरीके से, मास्क पहन के, अपना ख्याल रख के, अपने प्यारों का ख्याल रख के, क्योंकि स्मॉग इस वक्त भी छाई हुई है। लाहौर की अगर बात करें तो इस वक्त 400 से ऊपर बताया जा रहा है। सुबह चेक किया था 435 था और अब 680 भी कुछ एरियाज में है। तो जो मजमूई तौर पर इस वक्त बताया जा रहा है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि 461 है। ये बदलता रहता है वक्त के मुख्तलिफ औकातकार में, लेकिन इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी आ रही है। तो आप अपना ख्याल रखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज की जो ताज़ा तरीन और सबसे अहम खबर है वो ये है कि 25 अक्टूबर से इस्तांबुल में मुनक़दा जो मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम था, मगर अफगान फरीक ने मंतकी और जायज़ मुतालबा तस्लीम करने के बावजूद किसी काबिल अमल यकीन दहानी से गुरेज किया है। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से बारहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें फितनातुल खवारिज और फितनातुल हिंद इसकी सरहद पार कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया और दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा सामने रखा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पेश किए जिन्हें मेज़बान ममालिक और अफगान वफ़द ने भी तस्लीम किया, मगर कोई अमली यकीन दहानी सामने नहीं आई है। वज़ीर इत्तलात ने इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात बताते हुए ये भी बताया कि अफगान तालिबान वफ़द ने मुज़ाकरात के बुनियादी एजेंडे से इनहराफ किया है, इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल, हीले बहानों का सहारा लिया है और जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया है। वज़ीर इत्तलात ने कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुज़ाकरात की मेज़बानी की, मुखलिसाना कोशिशें की और कहा कि पाकिस्तान ने इन ममालिक की दरख्वास्त पर अमन के लिए एक मौका दिया था। अताउल्लाह तारर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। जी हाँ, और वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि जी कोई समझता है हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम पूरा हफ्ता अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। पहले दिन अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? किसी को शक नहीं होना चाहिए अफगान तालिबान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो हजीमत उठाई अब काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए। और दूसरी जानिब पाक अफगान तुरखम तजारती गुजरगाह की 17 रोज़ से जो बंदिश है, कस्टम ज़राए के मुताबिक तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें बरकरार हैं और इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां फंस गई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल, सब्जियां और मुख्तलिफ अशिया जो है वो बरामद करता है। अफगानिस्तान से कोयला, सूप स्टोन, खुश्क और ताज़ा फल और दीगर अशिया दरामद की जाती हैं। तो अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत में यौमिया औसतन 58 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट शामिल है और अफगानिस्तान से यौमिया औसतन 25 करोड़ रुपए मालियत की अशिया दरामद की जाती हैं। तो बेहतर यही है कि मामलात सुलझ जाए, दोनों ममालिक के लिए बेहतर है। हम तो पूरी एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप यही चाहते हैं तो हम तो तैयार बैठे हैं। और अगर आपको बात इस तरीके से समझ नहीं आ रही तो दूसरे तरीके से तो समझानी आती है। ये हम बार बार वाजे कर चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद अभी भी करेंगे कि इनको समझ आ जाए। और रिवायती जंग में ये कभी भी नहीं जीत सकते, हमेशा से जो है गुरिल्ला वॉरफेयर पे यकीन रखते हैं। जिनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं उनके साथ जो हुआ था वो तो सबको याद है। चले जी आगे बढ़ते हैं। जो बात हम नहीं करना चाह रहे वो कर लेते हैं। हम क्रिकेट की बात करते हैं, पाक अफ्रीका T20 सीरीज की बात करते हैं। जनाब कौमी टीम का वक्त बदला लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं बदली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाहीन प्रोटीज के आगे हर शोबे में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त देकर 1-0 की बरतरी हासिल कर ली और जनूबी अफ्रीका की जानिब से मिलने वाले 195 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर
रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 139 रन ही बना सकी। कैसा स्कोर है ये तो बोला भी नहीं जा रहा है, इन्होंने परफॉर्म क्या किया है। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब की बात करें तो 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 36 और साहिबजादा फरहाद ने 24 रन की इनिंग्स खेली, जबकि बाबर आजम का बल्ला भी ना चल सका और बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। हम सोच रहे थे कि नो स्कोर तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और किंग बाबर आजम चल जाएंगे, उनका बल्ला चलेगा और जो एक नया रिकॉर्ड है वो भी उनके पास आ जाएगा। तो वो 9 तक भी नहीं पहुंच सके। हम कह रहे थे 9 तो कुछ भी नहीं, इससे बाबर ने ना 9 को नो ही समझ लिया। उन्होंने नो कर दिया कि नहीं करना, हमने भी कोई रिकॉर्ड कायम करके आपको नहीं दिखाना, आप हमारे सारे मौके छीने, हम भी कोई स्कोर नहीं करेंगे। तो कप्तान सलमान अली आगा की भी बात करें, वो भी गैर जिम्मेदाराना खेलते हुए सिर्फ 2 रन पर ही आउट हो गए, LBW का शिकार हुए। और ये भी बात है कि जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ दिया था। मेहमान टीम ने पिंडी में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अप्रैल 2023 में 4 विकेटों पर 194 रन बनाए थे। अब ये दोनों मुश्तरका टीमें रिकॉर्ड की हामिल हैं और अब ये देखना है कि अगले मैच में पाकिस्तान अपनी बैटिंग लाइनअप को कैसे मुस्तहकम करता है। क्या शाहीन कमबैक कर पाएंगे या प्रोटीज मजीद मुस्तहकम करेंगे? बाकी हैं जो आप ये सवाल अब आपके सामने ही है, कुछ के और कुछ रह नहीं गया, कहते डूबते को तिनके का सहारा। बस अब बात कर लेते हैं जी। इस पर बात करने के लिए सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ साथ सईद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम क्रिकेट पर ही बात करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब तो यूज टू हो जाए, आप हमेशा यही कहती हैं कि आज बात करने का दिल नहीं चाह रहा, अब तो यूज टू हो जाए हमारी टीम की। अब कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आती है और कल वैसे जिस तरह आपको उम्मीदें थी, मुझे भी बहुत उम्मीदें थी कि यार होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, अपनी पिच है, तो यहाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आएगी। लेकिन बड़ा मायूस किया हमारे प्लेयर्स ने, खासतौर पे हमारे बैटर्स ने। एक तो टॉस जीतकर जिस तरह पहले खेलने की साउथ अफ्रीका को दावत दी थी, मुझे लगा कि पता नहीं पर्थ की पिच इन्होंने यहाँ पे मंगवा लिया है, क्या हो गया है। लेकिन जब पिटाई लगनी शुरू हुई हमारे बॉलर्स की तो पता चला कि नहीं जी, ये सोचा है कि चेस में हम अच्छे चेस कर लेंगे जितने भी बने, लेकिन उसके लिए 194 रन तो नहीं बनवाने थे ना। फास्ट बॉलर जिस तरह हमारे पिटे, शाहीन और नसीम, वो तो भला हो नवाज का और साइम का कि उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग करके कंटेन किया, नहीं तो एक वक्त तो ऐसा लग रहा था 200 प्लस ये स्कोर जाएगा। फील्डिंग आपने देखी कि बाबर आजम जैसे प्लेयर ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन जो असल चीज थी वो थी हमारी बैटिंग, बहुत ही पैथेटिक बैटिंग हमारी। और जिस तरह से हमने देखा कि पावर प्ले के जो आखिरी के 3 ओवर थे, गालिबन हमने 9 रन बनाए और हमारी 2 विकेटें गिरी। फिर जिस तरह हमारे साइम अयूब पहली बॉल पर उनका कैच ड्रॉप हुआ तो 37 रन बना के टॉप स्कोरर रहे, कुछ अच्छे उन्होंने छक्के लगाए। लेकिन जो कमेंटेटर बार बार बता रहे थे, आपने सुना होगा कि 6 रन का इनका एवरेज है आखिरी 10 मैचों में। फिर उस्मान की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि किस बेस पे वो आए थे, क्या उन्होंने बैटिंग की। हारिस की जगह उनको लाए थे, वो भी फ्लॉप थे, ये भी फ्लॉप है। बाबर का हमने जिक्र किया, 0 पे बाबर आउट हुए, रिकॉर्ड नहीं टूट सका, आपको भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज से हुई। सलमान अली आगा वीकेस्ट लिंक पाकिस्तान टीम का। और अगर हम इसी तरह बात करें तो हमने जिस तरह देखा कि हसन नवाज भी नहीं खेल सके, तो ये हमारे थ्रू आउट हमारे कई प्लेयर्स बिल्कुल नाकाम चले। नवाज की बात करें, साहबजादा फरहान की बात करें, कोई भी जो है एक मजमूई टोटल में जो काबिल जिक्र जो है एडिशन नहीं कर सका। अवैस, आप बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7 फरवरी 2026 में पहला मैच होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए, तो 100 दिन बाकी हैं। तैयारी हमारी कैसी नजर आती है, जबकि हम मुख्तलिफ टीमों से सारे के सारे मैच हार चुके हैं। हम इंडिया से 5 मैच हार चुके हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जो है 7 मैच हार चुके हैं, इंग्लैंड से 5 मैच, मुसलसल जो गुज़िश्ता मैचेस हुए हैं T20 के, हम बड़ी टीमों से हारते ही चले आ रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि हमारी तैयारी क्या है? तैयारी आपके सामने, जो कल हमने तैयारी दिखाई है सबको, पूरी आवाम को, कि ये हमारी तैयारी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप थोड़ा सा मैं तो आपको पता है उस दिन से बात कर रहा हूँ जब आपने स्क्वाड के अंदर फिर छेड़छाड़ की थी। एक सेटल स्क्वाड इस सेंस में कह रहा था कि एशिया कप का था, या कुछ वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक या T20 में परफॉर्म करे थे उनको इसका हिस्सा होना चाहिए था, जिसमें अब्बास अफरीदी था, आपका इरफान खान न्याजी था, सुफियान मुकीम आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था, आपने उनको ड्रॉप किया। आई डोंट नो कि किस बिना पे ड्रॉप किया, समझ नहीं चले। अगर आप इस टीम के ऊपर आ जाते हैं, बाबर आजम की तो सब बात करें, मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, आप रियलिटी के ऊपर आए, दुनिया क्रिकेट के अंदर आप अगर आना चाहें, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर T20 में, खास करके हम तो वन डाउन बैट्समैन की बात करते हैं, लेकिन कप्तान की बैटिंग
और विकेट कीपर की बैटिंग होती है, क्योंकि विकेट कीपर जितने दुनिया के अंदर इस वक्त खेल रहे हैं वो टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं। यहाँ तो ओपन करते हैं, वन डाउन आके खेल रहे होते हैं और वो एग्रेसिव विकेट कीपर्स आपको जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है, बटलर की आप बात कर लें, आप मैथ्यू वेड होते थे, डिकॉक की बात कर लें, बहुत से ऐसे विकेट कीपर्स आपको नजर आते हैं। हमारा मसला यह है कि डोमेस्टिक के अंदर हो या चाहे लीग टीम के अंदर हो, पीएसएल के अंदर, हमारे विकेट कीपर जो बैट्समैन है, जिसमें उस्मान खान हो जाए, हारिस है, इखलाक है, या आप हसीबुल्लाह की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर रहा हूं, तो ये सारे आके ओपन करते हैं या वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, ऑलमोस्ट इससे ऊपर वो जाते नहीं पोजीशन के अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं, उस जगह के अंदर रहने के लिए सैक्रिफाइस करते हैं अपनी पोजीशंस को। मैं कोई उस्मान खान की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक बता रहा हूं कि विकेट कीपर्स का आखिर रोल क्या है पाकिस्तान टीम के अंदर, कि वो सैक्रिफाइस करते हैं अपनी पोजीशंस को। जैसे हारिस था, उसको 6-7वें नंबर पर लेके गए, सलमान अली आगा ने भी कहा जी वो अपनी जगह को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बड़ी बात है उस चीज की। उस्मान खान की बात करें तो मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं कि मैं शायद उन लोगों में से था जिन्होंने बहुत ज्यादा बात की कि यार नहीं, उसने सैक्रिफाइस किया, उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उस लीग टीम का मैं भी हिस्सा था जिसमें उसने ठीक ठाक मारा था अपना दूसरी टीम को। 2000 में बात 2023 की पीएसएल की बात करूं, 24 इतना उनका कोई अच्छा पीएसएल रहा नहीं, तो उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन शायद उस जज्बात के अंदर मैं भूल चुका था कहना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि शायद लीग और डोमेस्टिक के अंदर टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे बैट्समैन होते हैं या बॉलर्स होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो वो उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाते। ये उस्मान खान का एक आपके बहुत बड़ी केस स्टडी है। आपके कोच कहते हैं कि हमारे कोच, बल्कि सॉरी आपके तो नहीं, हमारे कोच कहते हैं कि जी स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा एक आपको बैट्समैन नजर आता है, स्पिन के खिलाफ आपको फीट्स अपनी यूज करनी पड़ती हैं। उन्होंने 1-2 शॉट्स खेली, नजर भी आए, लेकिन जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं वो पोजीशन उनको समझानी पड़ेगी कि भाई ये पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त डामाडोल है, बैटिंग के अंदर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी है। उनके दिमाग में वही चीज है, वो जो ओपनर के दिमाग में होती है कि न्यू गेंद है, बंद है, मैं शायद रन्स निकाल लूंगा, ऐसे होने वाला नहीं है। कल टॉस की जब बात हुई थी तो मुझे कल भी एक चीज जो मुझे था कि पाकिस्तान इसलिए चेज करने जाए क्योंकि अगर रीसेंट हिस्ट्री उठा के देखें, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही चीज पे आने वाली थी वैस, कि हमने देखा था कि पीएसएल में पहले जो भी इस पिच पर खेलती रही है टीम वो जीतती रही है, तो हमें क्या इतनी ज़रूरत पेश आ गई कि हम जो है पहले खुद खेलने के बजाय हमने टॉस जीतने के बावजूद उनको ऑफर करा दी। तो इसके पीछे क्या वजह रही? और ये जो 55 रन से जो हमारी शिकस्त हुई है, ये हमारे T20 फॉर्मेट में इतनी खतरनाक जो शिकस्त है, ये कितनी अलार्मिंग है सलीम खालिक साहब? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। जैसे वर्ल्ड कप कुछ अब तो महीनों की बात, क्या दिनों की बात रह गया है वर्ल्ड कप, और इससे पहले हम लोग अभी तक अपनी टीम का सही कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। और लड़के हारो अगर है कि भाई 4 रन से हार गए, 5 रन से हार गए, तो चलो एक नजर आता है, लेकिन अगर हम देखें तो रिसेंट पास्ट में हमारी जो इस तरह की शिकस्तें हैं वो बदतरीन शिकस्तें हैं, वन साइडेड हमारे मैचेस हुए हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है कि हम लोगों की परफॉर्मेंस क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें, हम लोग सिर्फ आस में खिला रहे हैं। मैं खुद ये कहता हूं, मैं इस चीज का हामी हूं, बाबर को इस टीम में होना चाहिए। चले कल 0 पे आउट हो गए, होप अगले मैचों में रन करेंगे, लेकिन अब हम यही उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि बाबर रन करेगा। हम सलमान से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सलमान कभी परफॉर्म कर देगा। हम उस्मान से उम्मीद लगाए बैठे हैं उस्मान परफॉर्म कर देगा। साइम को बड़ा अच्छा मौका मिला था, पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ था, हम अब उनसे भी उम्मीद लगाए बैठे, मुसलसल खिलाया जा रहा है उनको कि परफॉर्म कर देगा। तो मतलब हम कर देगा कि सोच के हम हारते जा रहे हैं, और इसी में मुझे डर ये है कि वर्ल्ड कप ना निकल जाए और हम सोचते रहे यार कर देगा। क्या इस चीज बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा इशू है कि होम ग्राउंड पर खास तौर पे हम लोगों को बिल्कुल एक डोमिनेट करना चाहिए था हरीफ टीम पे, लेकिन हम लोग उस तरह कर नहीं पा रहे। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, हमारे फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी भी इतनी, बल्कि बहुत ही ज्यादा गैर म्यारी रही, मैं ये कहूँ। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारे पास। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इसी इंतजार में कहीं वर्ल्ड कप ही ना गुजार दें, और एक गुजर चुका है, एक और गुजर जाएगा इस तरह से, और कई वर्ल्ड कप। अवैस, आप बताएं कि जब मैं पहले भी आपसे सवाल किया करता था कि इज दिस आवर बेस्ट, ये हमारा बेस्ट टैलेंट है जो इस वक्त क्रिकेट टीम में खेल रहा है। आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो दुनिया का टॉप नॉच टैलेंट था। तो अब जो ये टीम खेल रही है, इज दिस आवर बेस्ट, कि इनसे बेहतर मौजूद है, लोगों उनको मौका नहीं मिल रहा? देखें, आपने एक जवाब खुद ही दे दिया ना कि आपका बेस्ट टैलेंट था।
अब नहीं है। आपके पास जो डोमेस्टिक के अंदर लड़के परफॉर्म करते हैं, चांसेस ना होने की वजह से वो एसोसिएट नेशंस को ट्रैवल कर चुके हैं, ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिलती हैं। उमर खान की आप बात कर लें, आप हमाद आजम की बात कर लें, बहुत से ऐसे लड़के हैं, शायद मैं उनका नाम अभी भूल भी रहा हूँ, कितने लड़कों का, वो ट्रैवल कर चुके हैं अब्रॉड, क्योंकि उनको यहाँ पर कोई ऐसा मौका मिला, उन्होंने कहा भाई बेहतर है, घर भी चलाना है, फ्यूचर भी देखना है, बेहतर है हम बाहर ट्रैवल कर जाएं। मसला आपका ये, जब बाबर की बात होती है, ऑब्वियसली कल जब पिंडी के अंदर इतना रश था, टिकट्स 2-3 दिन पहले बिक चुकी थी, लिटरली मैं ब्लैक में भी नहीं मिल रही थी, कि कहीं से कोशिश की यार कहीं से ले लें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने तंग किया हुआ था। दो ही चीजें थी, यहाँ बाबर को देखना है या पिंक किट है, क्योंकि डिफरेंट एक चले कर एक अच्छा इनिशिएटिव था, तो हमने उसके लिए जाना है मैच देखने के लिए। मेरा सिर्फ एक सवाल ये होता है कि आई एम लिटरली नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, मैं आपको ये अपना कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये होता है कि हर चीज बाबर आजम क्यों? दूसरे क्या के अंदर खेलने आए हुए हैं? उनका काम नहीं बनता क्या कि चिप इन करें? हाँ। सबसे बड़ा इसका जो मसला है, साइम अयूब की अगर बात करें, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तुम बॉल से अपना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे समझ आती है, और भाई तुम्हारा मेन जो फंक्शन है वो एज अ बैट्समैन है, तुमने ओपन करना है, तुमने उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है। तुम जो कल हमारे रन्स पड़े हैं उसको हमने कंटेन करने के लिए आपको एग्रेसिव स्टार्ट देना था। साहिबजादा फरहान एक एंड से तो बेचारा संभाल रहा है, लेकिन दूसरे एंड से अगर रन्स नहीं आ रहे, मैं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं, तो प्रेशर बिल्ड होता है एक बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि एक एंड आपका, वो पंजाबी में हम कहते हैं धक्का लगा हुआ, रन्स ही नहीं निकल रहे, वो प्रेशर बिल्ड होता है। दूसरा, अगर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाए, मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों ने इतना ज्यादा उसको रेट कर दिया था हसन नवाज को, वो न्यूजीलैंड में जो उसने इनिंग्स खेली उसके बाद के जी, हसन नवाज वन ऑफ दी बेस्ट अपना प्लेयर आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद है। अगर आप टेक्निकली जाओ देखने, उसको अगर एनालाइज करो, वो नहीं है भाई, ही इज नॉट रेडी फॉर दैट पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप उसको खिला रहे हो। वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहां पर आपने शायद मिडिल ऑर्डर को संभालना भी, अगर वो लड़खड़ा रहा है, तो जहां पर आपने एग्रेसिव उसको रखना भी है। आपके पास इरफान खान नियाजी, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ तो मेरे सामने किसी को बिठाना डिबेट के लिए कि इरफान खान नियाजी ने क्या परफॉर्म नहीं किया, जिसका नाम लिया जा रहा है, कि किधर गया? पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान आप उसको बनाते हो, वो परफॉर्म करता है, जैसन गिलेस्पी उस पर बयान देता है कि he is one of the players to watch, के सारे उसको देख सकते हैं, he is ready for league cricket, आप उसको रखते नहीं हो। I don't know कि क्या। अच्छा, ये तो हमेशा से होता है, इस तरह के पिक एंड चूज तो चलता ही रहा है हमारी टीम में। सलीम खालिद साहब, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 100 दिन बाकी रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, हम इस पोजीशन में वैसे तो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कैप्टेंसी के हवाले से क्या लगता है आपको, सलमान अली आगा को ही बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों में कुछ जो है वो आवाज़ें चल रही थी, ये भी कि शाहीन शाह अफरीदी को मे भी बना दिया जाए कैप्टन इसका भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सलमान अली आगा को इसलिए बरकरार रखा जाएगा ताकि ब्लेम गेम ना और सारा मलबा इन्हीं के ऊपर ही फिर डाल दिया जाए इन दी एंड? मुझे ये लगता है कि देखें, अगर शाहीन को बनाना होता T20 कैप्टन, तो एक साथ ही बनाए थे पूरी व्हाइट बॉल का ना, लेकिन उस वक्त उनको नहीं बनाया गया। और उससे जो बातें पता चल रही हैं इधर उधर से, वो है कि शादाब खान का वेट किया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं माइक हसन के काफी करीब हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से वो, और वो फिट हो चुके हैं वो, और उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, नेट भी कर रहे हैं वो। अब वो सिर्फ मैच प्रैक्टिस की उनकी कमी है, तो गालिबन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो अगला राउंड होगा शायद वो उसमें खेलें। वैसे तो उसमें 4-डे मैच होगा, उनके लिए थोड़ा मसला भी है, लेकिन अब और कोई डोमेस्टिक क्रिकेट है नहीं, उनके लिए यही एक चांस है, तो वहां वो खेले और फिर ट्राई नेशन के जरिए उनकी वापसी हो, ये इम्कान है। अभी देखें, सलमान जो है उनको रिप्लेस करना तो बहुत आसान है ना। शाहीन जैसे प्लेयर को अगर आपने कैप्टन बनाया और फिर एक सीरीज के बाद ही आपने हटा दिया, पहले जैसे न्यूजीलैंड ने किया था हारने पे, तो बहुत शोर मचेगा। सलमान तो प्रेडिक्टेबल है कि ना उनकी इस वक्त टीम में जगह बन रही है T20 की, ना ही एज अ कैप्टन, तो अगर उनको हटा के किसी और को लाना हो तो बहुत आसान होगा। लेकिन अगर बकिया जो 2 मैच हैं वो, और बाद में ट्राई नेशन जो सीरीज है, उसमें वो बहुत ही गैर मामूली परफॉर्मेंस सामने आ जाए सलमान की तरफ से, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि नजर आ रहा है कि वो बेचारे जब चाहते हैं अपना गेम चेंज करना, वो नहीं कर पाते। वो टेस्ट और वनडे के लिए बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन जब ऐसी प्रेशर सिचुएशन आती है, अगर उनको बोले कि सही है तुम एक एंड रोक लो, तो वो रोक लेंगे शायद, लेकिन T20 क्रिकेट यहाँ पे आपको स्कोर भी बनाना होता है, तो वहां फंस जाते हैं, दोनों काम नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। कप्तान की तरफ से तो अभी दोनों काम ही नजर नहीं आ रहे, मैचेस भी हार रहे हैं और परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। चले, कप्तान की बात हो गई, बैटिंग लाइनअप की बात हो गई, हमारी फील्डिंग की बात हो गई, बॉलिंग की बात हो गई, हर जगह हम फेल हो रहे हैं। विकेट कीपिंग की भी बात की अवैस ने, तो अवैसी से पूछ लेते हैं, अवैस कोई मुतबादिल है हमारे पास?
मुतबादल आप विकेट कीपर, मैंने कहा ना कि मसला ये है कि आपने किसको तैयार किया T20 के लिए। मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर आना चाहूँगा। विकेट कीपर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास रिजवान के अलावा कोई ऑल्टरनेट था नहीं। आपको पता है परफॉर्म कर रहा है, कल भी आपको पता है वो पिंडोरा बॉक्स खुल गया अपना। सलीम भाई शायद बेहतर बता सके, इसका मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, कि उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से आपको पता मना कर दिया। तो उन्होंने रीज़न मांगा, और ऑब्वियसली होना चाहिए। आप एक रीज़न मांगते हो कि भाई मुझे किस लिए नहीं अपना T20 साइड में रखा, या परफॉर्मेंस नहीं है, कोई और ग्रज है मेरे साथ। अगर आप टॉस की बात करें तो टॉस में इसलिए थोड़ा सा बीच में लेके आना चाह रहा हूँ, विकेट कीपर पे भी उसी पे आ रहा हूँ, कि टॉस इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आप चेस करने जाते। बेशक आपकी टीम बुरा हारी, जो भी मामला, तो रिसेंट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ या रिसेंट मैचेस की, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड पे आप जाओ T20 के अंदर आपने चेस करते हुए बड़ी अच्छी टीम आपकी रही है। लेकिन हम शायद भूल गए थे उस वक्त रिजवान और बाबर ओपन करते थे, 200 की पार्टनरशिप्स भी हुई। वो इंडिया के खिलाफ मैच में बात करें, वो भी एक अपना सिंगल हैंडलली हम जीते। तो वो चीज़ अब टूट चुकी हुई है, अब टीम थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर विकेट कीपर्स के अंदर आपने बैकअप विकेट कीपर्स नहीं तैयार किए। अभी अगर मैं गिने चुने T20 की बात करूँ तो विकेट कीपर कौन है आपके पास? आपके पास रिजवान था, आपने उसको हटाया। हारिस था, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप उस्मान खान को लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा अंदर चला जाऊँ, डोमेस्टिक के अंदर मोहम्मद इखलाक होते हैं, वो T20 के, वो भी ऑलमोस्ट कैरियर के इस वक्त टॉप लाइन के अंदर है, कि वो अपना उनका जो सा कैरियर ऑलमोस्ट इस वक्त डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। उसके अलावा हसीबुल्लाह आपके पास मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि कुछ अकल के दुश्मन है जिन्होंने आज तक टेप बॉल क्रिकेट भी नहीं खेली होती, वो बैठ के बात कर रहे होते हैं टीवी के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट और प्लेयर्स को टीम में इंक्लूड करें। ख्वाजा नाफे का बहुत ज्यादा शोर मचाने लोग लग पड़ते हैं। आपने कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं तैयार किया, इसलिए कहते हैं ना, जिस वक्त आप बैकअप विकेट कीपर्स कहां से तैयार करते हो कि आप अंडर 19 से ग्रूम करते हो लड़के को, पता होता है कि यार हाँ ये आने वाला फ्यूचर है, पाकिस्तान शाहीन्स के लड़के होते हैं। आपने तैयार ही नहीं किया, आपको पता 2-3 है, बस इसी के अंंदर घूमते जाएंगे, और जो नहीं उनसे यही परफॉर्मेंस की उम्मीद हम रख सकते हैं जो बैक टू बैक उनसे मिल रही है। मैं सलीम खाई साहब, रिजवान का भी जिक्र किया अवैस ने, उन्होंने भी कल सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला है, मुझे वजूहात बताएं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। मुआहिदा कबूल करने से उन्होंने इनकार किया, ये क्या खबर है? कल नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अभी मुस्तरद की, काफी पुरानी बात है ये, लेकिन कल मीडिया में आई है ये बात। जी जी, देखिए रिजवान को जो टीम से निकाला है T20 से, ये पॉइंट से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किसी भी प्लेयर को आप निकालें, चाहे रिजवान को निकालें या अब्दुल कुद्दूस को निकालें, सेलेक्टर्स को चाहिए उसको फोन करके आप रीजन बताएं कि यार इस वक्त आप हमारे प्लान्स में नहीं हो, हम फ्यूचर में आप पे कंसीडर करेंगे, ये आपकी खामियां हैं, इनको दूर करो। ये होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, और प्लेयर्स को मीडिया के जरिए पता चलता है कि वो स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। इस लिहाज से तो रिजवान की बिल्कुल शिकायत जायज है, उनको बताना चाहिए। लेकिन जो एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है कि चूंकि रिजवान ने सरोगेट को जो इंडोर्स करने से मना किया था, या उन्होंने ऐसा किया था जिस वजह से हो रहा है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो 2 साल पुरानी बात है, और वो पूरा इवेंट खत्म होने के बाद एंड में रिजवान ने ऐसा किया था। लेकिन उसके बाद तो वो कैप्टन भी रहे, और एक दफा साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल मैच में जिस सर्कल पे खड़े होके वो टॉस कर रहे थे, वो तो सैरोगेट भी नहीं था, वो तो बैटिंग कंपनी थी, जिस उस वक्त उन्होंने इतराज नहीं किया, मैं यहाँ टॉस नहीं करूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी सैरोगेट वेबसाइट पे, अब नहीं हो सकती स्पॉन्सरशिप, PSL में भी नहीं हो रही, पाकिस्तान क्रिकेट में भी नहीं हो रही। तो अब अगर ये बात हो रही है कि रिजवान को इस वजह से बाहर किया, सब मुखालफत किए, तो ये समझ से बाहर है कि भाई अब तो 2 साल पुरानी बात है, वो खत्म हो चुका है। ये बात करनी पड़ेगी कि रिजवान टाइम भी जो है वो जा रहा है, कि आप अगर उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें, और जिस तरह सरफराज के साथ हुआ था आज रिजवान के साथ हो रहा है। बिल्कुल। और आप देखें कि जब ये इस वक्त रिजवान और बाबर आजम की एक जोड़ी बन गई थी, काफी मुस्तहकम नजर आती थी हमें, एटलीस्ट हमारी ओपनिंग साइड, और हमें पता था कि ओपनिंग के बाद कोई बल्लेबाज हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ओपनिंग की हद तक अगर बात करते तो ये लोग उन मैचेस में जो हारे भी हैं उनमें अपना स्कोर करके जाते थे, अपनी कंट्रीब्यूशन करके जाती थी। हमारा शिकवा ये था कि ये स्लो खेलते थे, मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो अवैस, एक तो ये बात कि इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने की वजह से अब हमारा कोई न सर रहा है न पैर, और दूसरी ये बात कि अब जो आगे लाहौर में मैचेस होने वाले हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी, और आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा विकेट डिफरेंट होगा, क्योंकि पिड्डी की विकेट की बात करें तो कल आपको पता है यहाँ पर फुल ऑफ रन्स है। PSL में भी आप देखें 200 सवा 200 भी चेज होता रहा पिंडी विकेट के ऊपर। फिर कल वो जो थोड़ा सा एक क्रैक बीच में पड़ा हुआ है, जो शाहीन ने डिकॉक को बॉल करवाई थी, वो अनप्लेबल थी, जो दूसरी आई गेस बॉल थी, तो पेसेस के लिए यहाँ पर कुछ था। लेकिन स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करता हूँ, वैसे बैट्समैन के लिए आपके सामने है, जिन्होंने फेंटा लगाया था तो नजर आ रहा था कि बैटिंग ट्रैक ज्यादा है।
लाहौर में अगर बात करें ऑब्वियसली वो भी फुल ऑफ रन्स है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब यही स्क्वाड है आपका, मुझे लगता नहीं कुछ इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब्दुल समद बाहर बैठे हैं, अब्दुल समद को अगर आप ले भी हैं तो कप्तान की जगह पे तो आप खिला नहीं सकते, या तो हसन नवाज की जगह पे आप लेके आएंगे। तो देखने वाली बात है कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप बॉलिंग यूनिट की बात करें तो आपकी पेस बॉलिंग यूनिट स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आई है। जो नए कप्तान हैं ओडीआई क्रिकेट के, उनको भी शायद वो कल फील हो रहा था हीट जो T20 के अंदर उनको जो कल मार पड़ी है, शायद अभी तक वो माइंड सेट एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर गया हुआ है। आई डोंट नो कि कल क्या बॉलिंग की हिकमत अमली थी। नसीम शाह की बात करें, साल के बाद शायद अगेंस्ट कुछ महीने साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनकी भी कल बॉलिंग लाइन लेंथ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो डोमेस्टिक के अंदर 4डे क्रिकेट में उनकी स्पेल देखे, बहुत तगड़ा उनका स्पेल था, लेकिन कल बड़ा एक वो रॉ से आपको नजर आया, उनका वो नजर आता था बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान टीम को अभी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अब फिर मैं कह रहा हूँ ये बैटिंग है, आपको खाली बाबर गिर्द गिर्द नहीं घूमना। मुझे पता है वो जो कल आउट हुए, बाकी लोग भी डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, वो भी खेलने के लिए टीम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद, और क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं जी जुम्मे और हफ्ते के जो हमारे मैचेस हैं लाहौर में होने हैं, उनमें हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन पहली हार जो है ना वो अपना निशान ज़रूर छोड़ जाएगी, तो वो देखते हैं। अगर हम सीरीज़ जीत जाएँ तो बड़ी अच्छी बात होगी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं में जाएगा। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले को डिस्कस करते हैं। फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा किया है, और मुस्लिम लीग नून भी इस अमल में पीपल्स पार्टी का साथ देने को तैयार थी, मगर अपोजिशन में बैठेगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ऐवान सदर में अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने पर इत्तफाक किया गया है, और गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दोपहर 2 बजे तक इस्तीफ़ा देने की डेडलाइन दी गई थी। मगर चौधरी इनवारुल हक ने अपने मौक़िफ़ पर वो अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से साफ इनकार कर दिया है, और ऐवान में अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियां नाकामियां वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला करते हुए पीपल्स पार्टी को उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक आदम एतमाद ले आए। पीपल्स पार्टी की डेडलाइन गुजर गई है, मगर अभी तक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर तहरीक आदम एतमाद का फैसला मौखर करते हुए मुजफ्फराबाद में मौजूद MLAs को इस्लामाबाद वापस बुला लिया है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने और नए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, और ज़रा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अगरचे तहरीक आदम एतमाद की हिमायत का ऐलान किया था, मगर उसके अब भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ ज़रूर देगी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप की वजह से गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए, और मुस्लिम लीग नून भरपूर अपोजिशन करेगी, नई हुकूमत इंतखाबात कराएगी। तहरीक आदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। कश्मीर के अंदर इंतजामी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है उसने सूरत हाल को काफी अबतर किया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। ये भी हमारा फैसला है कि हम हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पे आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। पीटीआई के जो सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे 29 MNAs को तोड़ा गया है। हमने बतौर जमात ये फैसला किया है कि इस तमाम ढकोसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम इस अमल से दूर रहेंगे और अवाम की अदालत में खड़े रहेंगे। हकीकी जो नुमाइंदगी है अवाम की, उसका हक हम अदा करते रहेंगे। तो ये खेल खेलें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के, एक खोटे सिक्के के दो रुख हैं। कभी एक बारी लेता है, कभी दूसरा बारी लेता है। इनके दरमियान एक नूरा कुश्ती कभी बर्पा कर दी जाती है, लेकिन दर हकीकत ये अब एक ही हैं। ये इस निज़ाम के मुस्तफीद हैं।
और उधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद से भी मुशावरत के बाद लीगल टीम को अब तलब भी कर लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 की झैली शिक 3 और 4 के तहत किसी रुकने असम्बली को पार्टी तब्दील करने पर नाअहली का सामना करना पड़ सकता है और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 मेंबरान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और अदम एतमाद में वोट डालने की सूरत में उन्हें नाअहली के रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। और सदर पीटीआई की जानिब से पहले ही मेंबरान असम्बली अकमल सरगाला, रफीक नैयर, अली शान सोनी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। ये सारी सूरत हाल है, इसको हमने करना है डिस्कस। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रजा, हमारे नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आज मुजफ्फराबाद का मौसम, मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि सियासी मौसम, सियासी दर्जा हरारत तो बड़ा हुआ है, मुजफ्फराबाद का वैसे मौसम कैसा है? यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम है, लेकिन सियासी गहमा गहमी ने जो है ना वो गर्मी सी की कैफियत पैदा कर दी है। कभी मुजफ्फराबाद और कभी इस्लामाबाद, तमाम लोग जो है वो इस बात के मुंतजिर हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। और अभी आपको क्या लग रहा है आसिफ, क्या वजह है जब नंबर्स पूरे हैं तो आदम एतमाद क्यों नहीं जमा करवाई जा रही? जी बहुत आम सवाल है। देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हम ब्रेक करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि मुस्लिम लीग नून, जो कल तक बहुत सारे उनके खदशात थे, सवालात थे, उनके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबेन मामलात तय कर लिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए हैं। ये एक बड़ा, मैं ये समझता हूँ, डेडलॉक था और इस डेडलॉक को अभी हम ये ब्रेक कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक किया है इस बात पर कि वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे। चूंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से जब राब्ता किया गया था मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की तरफ से, तो एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में जो आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, क्या जवाब देंगे हमारे MLAs को, या वो लोग जो टिकट होल्डर थे उनको आने वाले इलेक्शन में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम अदम एतमाद का हिस्सा नहीं होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजाद कश्मीर के आइन के तहत एतमाद का वोट नहीं है, या अदम एतमाद है, और जब नए कायदे ईवान का इंतखाब होता है तो उसको एतमाद का वोट तस्वर किया जाता है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस बात की दावेदार है कि उनके पास 36 यानी कि 2/3 से ज्यादा मेंबरान असम्बली मौजूद है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस वक्त तक जो है ना वो आप ये कहें कि अपने पाए इस्तिक़लाल में कोई लज़्ज़त नहीं आए, खड़े हैं और इस बात के मुंतज़िर है कि पीपल्स पार्टी तो गुजर गई। पीपल्स पार्टी के अगर नंबर पूरे हैं और वो बार बार दावा भी कर रहे हैं, तो अभी तक तहरीक अदम एतमाद आपका क्या ख्याल है, क्यों जमा नहीं कराई जा सकी? और दूसरा ये कि क्या ये जो मुनहरिफ अरकान है इनमें से किसी पर डाउट है कि वो वोट नहीं देंगे? देखिए, जब आप एक किसी पार्टी के साथ वफादारी तब्दील करते हैं तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप किसी दूसरे के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। ये खदशा तो बदस्तूर मौजूद है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनके खदशात थे जिसकी वजह से कल तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हो सकी थी और यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उनको वापस इस्लामाबाद तलब किया गया, रात गए तक इजलास हुआ और फिर मामला तय हुए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है जो इस अदम एतमाद की तहरीक जो है जमा करवाने की राह में रुकावट है, वो है हमारे आइन के तहत जब आप तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडिडेट का सक्सेसर का नाम देना पड़ता है। इस वक्त 3 बड़े नाम और एक और नाम यानी कि चौधरी मोहम्मद यासीर, चौधरी लतीफ अकबर, आजी सरदार याकूब खान और फैसल मुमताज राठौर का नाम लिया जा रहा है कि ये इन चारों में से कोई एक हो सकता है या पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज भी दे सकती है। तो ये वो वजह है कि इत्तेफाक न होने की वजह से अभी तक नाम सामने नहीं आया, तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आसिफ आपको क्या लगता है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके आने के? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो आप उमूमी मिजाज आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि फैसले यहाँ पे नहीं होते, फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत वहाँ करती है। इस वक्त जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है मैंने आपके सामने उनके नाम ले लिए, इनको बुला के इंटरव्यूज भी किए गए, पार्लिमानी पार्टी से भी पूछा गया, टिकट होल्डर से भी
पूछा गया और अभी तक नाम सामने किसी का नहीं आया। सोशल मीडिया पे, अखबारात पे मुसलसल चल रहा है, हर कोई वज़ीर आज़म बना हुआ है, लेकिन जब तक नाम सामने नहीं आएगा बंद लिफाफा किसी भी वक्त मुजफ्फराबाद पहुंचेगा और उसके बाद तहरीक अदम में जब नाम आएगा तो मैं जो जुमला कह रहा था कि वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर इस बात के मुंतजिर हैं कि अगर किसी नापसंदीदा शख्स का नाम आता है तो हो सकता है कोई ग्रुप टूट के उनकी तरफ आ जाए। अच्छा। और दूसरा वज़ीर आज़म गारंटी चाहते हैं। इससे पहले कि हमें ब्रेक पर जाना पड़े, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ये तो हो गए वज़ीर आज़म कौन हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, आपको क्या लगता है कि मुमकिन तौर पर अदम एतमाद कामयाब होती हुई नजर आ रही है या आपको नाकाम होती हुई नजर आ रही है इस वक्त? अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है तो इस वक्त नाकामी के बजाय कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग, दूसरा आपने देखा होगा लोग ताकत के तवाज़न के साथ चलते हैं। किसी वज़ीर आज़म को इस ऐवान के अंदर 48 वोट पड़े थे जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो मुझे बताया कि अगर उनको 48 पड़ सकते हैं तो इनके खिलाफ 27 नहीं आ सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी, देखते हैं आगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया ज़मीर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फराबाद से, मैं आगाह कर रहे थे जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी भूचाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। जी हां, पाकिस्तान ने भारत को बॉक्सिंग रिंग में एक बार फिर नाको चने चबा दिए हैं। जी हां, दुबई में होने वाली बॉक्सिंग फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह को शिकस्त से दो-चार करके मुसलसल 11वीं फाइट अपने नाम की और कौमी फाइटर रिजवान अली का नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बदस्तूर कायम है। और फतह के बाद रिजवान अली 50 लाख रुपए इनामी रकम के हकदार बने और यूएफसी चैंपियन खमजत शमाइल भी दुबई फाइट देखने खुसूसी तौर पर पहुंचे और फाइट के बाद उन्होंने रिजवान अली को मुबारकबाद दी। उसके साथ बड़ी खुशखबरी ये है कि रिजवान अली जल्द यूएफसी में शिरकत करेंगे, जिसके बाद रिजवान यूएफसी में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी फाइटर बन सके। मजीद नाकाबिले शिकस्त फाइटर रिजवान अली हमारे हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रिजवान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। रिजवान, किस चीज़ पे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, आपकी फाइट जीतने पर या यूएफसी में आप जो शमूलियत आपकी होने वाली है उस पर? जी, फाइट पे बनती है जो रिसेंटली फाइट हमने अचीव की हमारी तरफ से दोनों पे कबूल करें, क्योंकि हम तो बड़े भाई फख्र महसूस करते हैं जब हमारा कोई प्लेयर जाता है परफॉर्म करता है, खास तौर पर जब भारतीय हरीफ को इस तरह से कोई प्लेयर हराता है ना, तब तो मजा ही आ जाता है। मजा आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, बस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करना चाहूँ उतना कम है, और माँ बाप की दुआएं थी और कौम की दुआएं थी जो रंग लाई। ये क्या अजीब सी कैफियत है कि जब भी भारतीय हरीफ को हम हराते हैं हमें कोई ना कोई इनाम मिलता है और वो भी 50 लाख रुपए आपको मिलते हैं। यहाँ पे बताइएगा कि अभी प्रताप सिंह के साथ जो आपको मुकाबला था, क्या चीज थी जिसने आपको ये मैच जितवाया उनसे? और पहले ही एक और भी चीज, आपने पहले ही चैलेंज कर दिया था राणा प्रताप सिंह को। असल में मैं पिछले साल भी 3 फाइटें मैंने की थी इंडिया के अगेंस्ट, तो मैंने पहले ही राउंड में सारों को नॉकआउट किया था, और इस फाइट में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि मैं हमको ना नॉक यू आउट इन वेरी फर्स्ट राउंड, तो ऐसे मैंने किया। तो क्या खाते हैं आप जिसकी वजह से आप मुसलसल जीतते जा रहे हैं? बस अल्लाह ताला की रहमत है, खाते वही है जो सब खाते हैं। तो ट्रेनिंग क्या बताइएगा, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, किस तरह से अपने जो है अब अगले आने वाले मैचेस की तैयारी करते हैं? ट्रेनिंग मैं बाहर ही करता हूँ, जब भी मेरा जो भी फाइट कॉन्ट्रैक्ट आता है मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और ना ही हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस हैं, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे ही मेरी ट्रेनिंग होती है सारा। ये तो वैसे बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। अच्छा रिजवान, ये बताएं कि इसके लिए क्या आप खुद को खुद ही स्पॉन्सर करते हैं या आपके पास स्पॉन्सर्स हैं या हुकूमती सरपरस्ती आपको मिल जाती है? क्योंकि डेफिनेटली बहुत बजट आपका इस पर लगता होगा, जिस तरह से बाहर जाना, फिर कोई इंटरनेशनल कोच हायर करना और ट्रेनिंग करना वहाँ पर। जी बिल्कुल, अपना भी खर्चा होता है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रिजवान आफ्ताब साहब का जो एक्टिवेट के CEO हैं। उन्होंने इस जर्नी में मेरी हेल्प की, और मैं नेशनल हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने स्पॉन्सर किया इस फाइट के लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी। बिल्कुल, तो यूएफसी में जो अब आपकी शमूलियत होने जा रही है, आप पहले पाकिस्तानी हैं जो इसमें शामिल होंगे, कितना बड़ा एजाज़ समझते हैं आप इस बात को? जी, यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और राइट नाउ मैं साउथ एशियन नंबर 1 रैंक फाइटर हूँ,
और ये मेरे लिए बड़ा एजाज की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी होगा जो UFC में कम्पीट कर। सही है। अच्छा ये बताएं कि जो खमजत शमाइल से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया, वो कैसे लम्हात थे? मेरे लिए फख्र की बात है, एक वेल्टरवेट UFC चैंपियन ने आके मेरी फाइट देखी, इसने एंजॉय किया और मुझे मुबारकबाद दी। That was a big thing for me. जबरदस्त। तो ये खमजत शमाइल का आना क्या आपको रीड तो नहीं करने के लिए वो आए कि एक अच्छा जो टैलेंट सामने आ रहा है और मुकाबला हो सकता है कि इससे भी हो, तो सबसे पहले इसको समझ लिया जाए? क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ मैच देखने इसलिए आते हैं कि जब उनका मुकाबला हो तो वो तैयार हो। नहीं, असल में उनके एक टीममेट की फाइट भी थी वहाँ पे उस इवेंट में। और दूसरा ये कि हमारे एक इसमें वेट डिवीजन होती है, तो हमारी वेट डिवीजन जो है वो टोटली अलग है। मैं लाइट वेट में खेलता हूँ और वो वेल्टरवेट में खेलते हैं, तो इसमें तकरीबन 15 से 20 kg का फर्क है, तो ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है। अच्छा रिजवान बताएं, बहुत सारे हमारा जो यंग टैलेंट है वो आपको देखकर आपके फैंस जो हैं वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज के बाद यही सोचेंगे कि हमने भी रिजवान की तरह MMA फाइटर बनना है, तो उनके लिए बताएं कि उन्हें क्या सजेशन देंगे आप? उनके लिए यही है, पुट द गाज फर्स्ट और अपनी मेहनत जारी रखें, कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि वो कोई भी काम करते हैं, वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने अगर रिजल्ट ना मिले तो वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए बस एक ही चीज है कि वो कंसिस्टेंट रहे, अपने गेम को 3 से 4 साल दें, तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत रहेगा दी जाएगी। तो ये बताएं रिजवान, सबसे मुश्किल आपका जो मैच है वो कौन सा रहा और मुश्किल फाइट आपकी कौन सी थी, और आपको बॉक्सिंग करने के दौरान सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है? असल में हमारी जो है बॉक्सिंग नहीं है, हमारे मिक्स मार्शल आर्ट है, और इसमें जो है वो सारी गेमों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जुजुत्सु, रेसलिंग, लाइक इवन कि आप ग्राउंड में भी जाके आप एल्बो अपनी यूज कर सकते हैं, लाइक फ्री स्टाइल रह सकते हैं, फ्री स्टाइल पे। तो हमारे यहाँ जो है वो सारा कुछ उस पे काम करना पड़ता है आपको, क्योंकि एक सिंगल गेम नहीं है, एक सिंगल कॉम्बैट नहीं है, तो आपको सब चीजें लेके चलना पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कोचेस भी चाहिए, आपको अच्छे टीममेट चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल होती है बंदे को पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि बाहर आपको अच्छे टीममेट भी अच्छे कोचेस मिल जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपकी 11 मैचों में से सबसे मुश्किल मैच कौन सा रहा? मेरा सबसे मुश्किल मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो कि 2 साल पहले हुआ था लाहौर में। अच्छा, तो रिजवान बताएं UFC के लिए तैयारियां कब से शुरू करेंगे? क्या ऑलरेडी शुरू कर दी हैं? और आपने ट्रेनिंग के लिए तो डेफिनेटली बाहर जाना है, तो क्या डाइट रूटीन भी उसी हिसाब से आपकी मैनेज होती है? जी, जब भी ट्रेनिंग कैंप में मैं जाता हूं तो फिर डाइट उसी हिसाब से शुरू हो जाती है। और फिलहाल तो मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि रिसेंटली मैंने फाइट किया और मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूं 1-2 वीक इंशाल्लाह, और उसके बाद भरपूर ट्रेनिंग शुरू होगी इंशाल्लाह। वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अगले आने वाली जो फाइट्स हैं उसमें भी इसी तरह से नाशिकस्त हैं। रिजवान अली से हमारी बात हो रही थी, MMA फाइटर हैं और इस वक्त उनकी स्ट्रीक जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी स्ट्रीक को बहाल रखेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सफारती महाज है और वहां पर पाकिस्तान का नाम सबसे बुलंद दिखाई दे रहा है, और जहां जहां भी शहबाज शरीफ जाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिर जबान ज़दे आम हो जाती है, पूरी दुनिया उसको डिस्कस कर रही होती है। इस वक्त वजीर आजम सऊदी अरब में मौजूद है और रियाद कॉन्फ्रेंस के तहत मुबाहिसे में फुटबॉल का जो बुखार है वो नजर आ रहा है। फीफा के जो सदर हैं मुबाहिसे में फुटबॉल लेकर आ गए और शहबाज शरीफ समेत शुरका फुटबॉल से खेलते रहे। शुरका फुटबॉल खेलते हुए एक दूसरों के साथ मुस्कुराहटें बांटते रहे, एक दूसरे की तरफ फुटबॉल को फेंकते रहे, उसे महसूस करते रहे। और आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, उनके साथ मौजूद थे आला ओहदेदारान और सब के सब इसे एंजॉय कर रहे थे। हाँ, एंजॉय सभी कर रहे थे, लेकिन जो हमारे वजीर आजम साहब है उनका अंदाज बड़ा ही मुख्तलिफ है, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं या वो मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे हैं वो बड़े ही जबरदस्त। आप देखें सियालकोट से सारे के सारे फुटबॉल हमारे जाते हैं और फीफा में पाकिस्तान का फुटबॉल ही खेला जाता है। कई बार हमने कॉन्ट्रैक्ट उनसे लिया है, उनको फुटबॉल दिया है और दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे फुटबॉल जो है जबरदस्त। अब हमारी टीम भी खेले भाई। बिल्कुल, अब हमारी टीम की भी बारी आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है जो हर जगह पर नजर आता है, और इस बार भी उन्होंने 2-3 बार पूछा, मुख्तलिफ दिखाता है बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि एक
जानिब सऊदी अरब में वो मौजूद हैं वज़ीर आज़म, और दूसरी जानिब हमारा जो वफ्द अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए मौजूद था इस्तांबुल में, 4 दौर उसके मुकम्मल हुए और 4 दौर मुकम्मल होने के बावजूद भी ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। हम जो पहले दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चौथे दिन भी हुआ। मुज़ाकरात का कुछ हल नहीं निकला, बल्कि पूरी तरह से वो नाकाम हो गए हैं। और जो भी पेशकश की गई पाकिस्तान की जानिब से उसे जो अफगानिस्तान की जानिब से वफ्द आया था वो नामंजूर ही करते रहे। और वफ्द भी कहता रहा कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसको मान लेना चाहिए। लेकिन जब भी वो राब्ता करते थे काबुल में, वहां से पैगाम आता था कि इस पर अमल दरामद ज़ाहिर यही दिखाई दे रहा था कि इनके पास कोई पावर्स नहीं है, और क्योंकि हर एक चीज के लिए वो काबुल राब्ता कर रहे थे। और जब पाकिस्तान ने दोहा मुआहिदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया तो फिर ये मुज़ाकरात, आपको पता है असल प्रॉब्लम इनकी दस्तखत की थी। ये नहीं चाहते थे कि लिख कर कुछ दिया जाए। और हालांकि इन्होंने दोहा में जो मुज़ाकरात किए थे उसमें कुछ निकात थी जिस पर अमल दरामद के लिए एग्री किए थे, तभी इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन यहाँ आकर सारी की सारी बात ही काया पलट गई और हमने देखा कि मुज़ाकरात पूरी तरह से नाकाम हो गए। लेकिन अब जो भी नतीजा निकलेगा उसके जिम्मेदार खुद होंगे। अभी हम जो मुल्की सियासत है उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। और गुज़िश्ता रोज तवक्को की जा रही थी कि सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात हो जाएगी, मगर ये मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात ना होने देने पर सोहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का इंदिया भी दे दिया है। और सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया है कि बानी से मिलने की इजाजत न देना मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अदालतों की बेबसी है। हमने ताकतवर और नाइंसाफी करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। जिस दिन इंसाफ होगा बानी पीटीआई आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे। जी, कोर कमांडर साहब मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट तो उनसे मुलाकात हुई है। देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है। और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कह रहे हैं कि केपी में हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए और किसी सजा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फैसले करना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और बानी पीटीआई की मुशावरत से काबीना की तश्कील के ऐलानात आइन के मुनाफी हैं। ये है जी सारी सूरत हाल, इस पर करेंगे हम बात। शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। पॉल वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। पराची साहब, सबसे पहले तो ये जो पाक अफगान मुज़ाकरात हैं बेनतीजा ख़त्म हो गए और शायद एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था, जिस तरीके की हटदर्मी अफगान तालिबान की जानिब से दिखाई जा रही थी। आपके ख्याल में मेजर रीज़न क्या रही और जो पाक अफगान बदलती सूरत हाल है इसके आगे चलकर नताइज क्या होंगे? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा या एक ही एजेंडा है और वो बिल्कुल वाज़ेह और साफ है, वो बड़ा क्लियर है और उसमें कोई इहाम नहीं है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें कोई एनॉमली नहीं है। और एजेंडा क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, दैट्स ऑल। ये इतनी क्लियर सी बात है कि इसमें आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है, ये इंटरस्टेट रिलेशंस के ऐन मुताबिक है और बिल्कुल जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा एग्रीमेंट था उसके भी ऐन मुताबिक है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाय मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब पाकिस्तान ने अभी जो कतर में पिछले हफ्ते मुज़ाकरात हुए थे जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ गए और उनके वजीर दिफा मुल्ला याकूब गए, उस दिन तो तालिबान ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और एक मैकेनिज्म बनाएंगे। अभी तुर्की में जो 4 दिन मगजमारी होती रही, ये वो उस मैकेनिज्म के लिए था कि मैकेनिज्म कंट्रोल करने का उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, ये मैकेनिज्म वाज़ेह हो, यानी हमें भी मालूम हो, उनको भी मालूम हो और इफेक्टिव हो, यानी मुअस्सर हो, जिसकी बुनियाद पर ये जो दहशतगर्द हैं, TTP है, ISK है या और है, BLA है, ये पाकिस्तान पर हमला आवर ना हो। मसला हो गया, फंस गया, 3-4 बार 5 बार बल्कि ऐसे मौके आए कि दस्तखत होने वाले थे लेकिन फिर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अब वो ज़बानी तो कह देते हैं कि हाँ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। व्हेन इट कम्स टू द रिटन डॉक्यूमेंट उसमें उन्होंने इनकार किया, मसलसल इनकार किया,
जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी मसला नहीं। अब आगे क्या होगा जो आपका सवाल है, स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। हम अपने बंदे नहीं मरवा सकते रोजाना, हम अपने जवानों और अफसरान की मैयतें रोजाना नहीं उठा सकते। जिस एरिया से ये सो कॉल्ड तश्कील आएगी पाकिस्तान के अंदर आकर हमलावर होंगे, उस एरिया को हिट किया जाएगा। अब देखें ना, ये जब रियासतें एक पॉलिसी को अनाउंस कर देती हैं, फिर वो रियासतें पीछे नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वादे कर दी और उसका सबूत पाकिस्तान ने 3 दफा दे दिया। इन दोहा मुज़ाकरात से पहले 3 दफा पाकिस्तान ने दे दिया, उसका सबूत उसका डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। मेरे ख्याल में अब यही कुछ चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है शौकत साहब, नजर आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि कशीदगी जो पहले चल रही थी, कुछ देर की खामोशी हुई और अब वो दोबारा से उसका आगाज हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में जब बॉर्डर पर इतनी कशीदगी है, आपको लगता है कि KPK में जो है इस वक्त जो आईनी बहरान है वो इसका मुतहम्मिल हो सकता है? सुहेल आफरीदी जो है हुकूमत साजी में देरी कर रहे हैं, बानी से मुलाकात की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस वक्त मुलाकात ज़्यादा ज़रूरी आपको नज़र आ रही है, काबीना तश्कील देना, ताकि कोई आईनी बहरान ना पैदा हो, क्योंकि इस वक्त सरहद पर कशीदगी जारी है। खुद सुहेल आफरीदी साहब का ले आना, उनको नामजद करना, वज़ीर आला मुंतखब करना, अली अमीन खान गंडापुर साहब को निकालना, ये कोई आपके ख्याल में मामलात को बेहतर करने की एक मूव थी? खुद आफरीदी ने कहा, सुहेल आफरीदी ने, कि जी मैं तो मज़ाहमत के लिए लाया गया हूँ, मैं तो मरकज को, मैं तो वफाक को, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने वहाँ करक जलसे में DGISPR के खिलाफ इस्तेमाल की, उससे आपको लगता है या मुझे लगता है या किसी और को लगेगा कि वो मामलात को सेटल करने के लिए आए हैं, वो मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अब वो कहते हैं ना कि आग है लगी हुई, तो वो तो उसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं। ये नहीं होता कि आप काबीना छोटी बनाए या बड़ी बनाए। और काबीना पे पहले तो पार्टी के अंदर मसला था, पार्टी से ही आवाजें आई कि जी एक एडवाइजरी काउंसिल बन जाए। एडवाइजरी काउंसिल का तो आइन में कोई जिक्र नहीं है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, उस वक्त तो खैर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये एक्शन हो रहे थे, तो साकिब निसार ने ये फैसला दिया था कि वजीर आजम कुछ नहीं होता बल्कि कैबिनेट होती है। तो अब वजीर आला तो है, कैबिनेट नहीं है, तो फिर कहाँ है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? एडवाइजरी काउंसिल का आइन में जिक्र नहीं है, आप एडवाइजरी काउंसिल बना रहे। तो भाई अपनी काबीना बनाए, छोटी बनाए, बड़ी बनाए, आपके पास मैंडेट है। आपको 90 लोगों ने आपको एतमाद का वोट दिया, एतमाद ही था जब इनका इलेक्शन हुआ। तो आपको तो गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, इफेक्टिव गवर्नेंस हो, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी पार्टी है, पार्टी की लॉयल्टी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बैलेंस होता है कि आप पार्टी की लॉयल्टी भी लेकर चलें और जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो भी आप पूरी करें। बतौर एग्जीक्यूटिव आपकी जिम्मेदारियां कुछ अलग होती हैं। पर आचा साहब, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से हटदर्मी दिखाना या फिर ये काबीना तश्कील ना देना सुहेल आफरीदी के खुद के लिए कल को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो खड़े कर देगा? यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके सूबे में काबीना नहीं है, काबीना का मतलब है हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, काबीना का मतलब है एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, काबीना का मतलब है आपके यहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, काबीना का मतलब है आपके यहाँ लॉ मिनिस्टर नहीं है, तो कैसे चलाएंगे आप अपने रोजमर्रा के काम? इसका मतलब है कि जिस दिन से अली अमीन खान गंडापुर गए हैं और उसके बाद से सूबा एक बहरान का शिकार है, और बहरान इंतजामी है कि किसी को कुछ पता नहीं। कोई जहाँ कमिश्नर बैठा हुआ है, कोई डिप्टी कमिश्नर बैठा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई RPO बैठा है, कोई DPO बैठा है, कोई SP बैठा है, उनको कोई पता नहीं है कि जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंतजामिया का हेड तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं वो वजीर आला है, कोई पता नहीं है कि क्या करना है हमने। इस वैक्यूम में फिर वो जो लॉलेसनेस है जिसे कहते हैं ना कि जो वैक्यूम खला में, फिर खला में बार बार पाक फौज की तरफ से भी कहा गया है कि गवर्नेंस के खला का हमें खमियाजा अपने खून से देना पड़ रहा है।
तो फिर कहां तक ये सब्र होगा? बिल्कुल, ये बात तो उनकी दुरुस्त है। आपने देखा ही होगा कि करक जलसे से पहले तक सोहेल आफरीदी जो है वो विफाकी पॉलिसियों पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी करवा रहे थे। अपने बयानात में कह रहे थे कि वो विफाक के साथ चलेंगे अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है। लेकिन अब करक जलसे के बाद हम देख रहे हैं कोर कमांडर से भी उनकी मुलाकात हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस डगर को जा रही है ये सूरत हाल? देखिए, जो कुछ भी है अनफॉर्चुनेट है। मैं किसी एक कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा। जो हमारा माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल टकराव का माहौल है, तकसीम का माहौल है, ये तो अनफॉर्चुनेट है। बजाय इसके कि जो एक मौका मिला है पाकिस्तान को, दुनिया पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रही है। मसलन ट्रंप कह रहे हैं कि 7 ब्यूटीफुल प्लेन, वो ब्रांड न्यू की बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल कह रहे हैं। यानी उनकी एस्थेटिक्स तो एक है ना कमाल की, वो एस्थेटिक्स को इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल प्लेन। तो वो इंडियन प्लेन की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पहले डिफेंस पैक्ट जो किया था, अभी उन्होंने एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पाकिस्तान के साथ लॉन्च कर दिया, जिसका जो हम बार बार कहते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है। अब सऊदी अरब जैसी बिग फाइनेंशियल पावर नॉट ओनली इन दिस रीजन बट अराउंड द ग्लोब, अगर वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क उन्होंने लॉन्च किया है, तो बेसिकली तो हमें फायदा उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, सिंध को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, बलूचिस्तान को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, पंजाब को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। सिमिलरली एजे के गिलगित बल्तिस्तान को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे सूबे में लोगों का जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किस डायमेंशन का है, हेल्थ का है, किस डायमेंशन का है। मसलन टूरिज्म का इतना स्कोप है पाकिस्तान में, केपी की हुकूमत अपना प्लान बना के दिखाए कि ये स्वात है, ये मदीर है, ये मलाकंड है, ये चित्राल है, यहाँ रिजॉर्ट आकर सऊदी अरब वाले बनाए, यहाँ आकर होटल बनाए, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए। सिमिलरली पंजाब गवर्नमेंट, सिमिलरली सिंध गवर्नमेंट, जितना पोटेंशियल है, या बलूचिस्तान कोस्टल हाईवे है, फर्ज किया एक आइडियल प्लेस है टूरिस्ट के लिए, कैसे डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सकता है, इधर किसी का कोई तवज्जो नहीं है। बात है, सब अपने अपने मसाइल में जरूर उलझे हुए, इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब मौजूद थे। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज दुनिया भर में फालज से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और स्ट्रोक दिमाग के सेल्स को खून की बाकसरत मिकदार ना पहुंचने को कहते हैं। स्ट्रोक की सूरत में अगर बर वक्त अस्पताल पहुंचने पर इसका जो इलाज है वो करवा लिया जाए तो ये बासानी मुमकिन है। पाकिस्तान में फालिज समेत तमाम गैर मुतादी अमराज की शरह तकरीबन 40% से ज़ायद है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी आबादी का तकरीबन 5% हिस्सा फालिज के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और इस तनासुब से पाकिस्तान में कमोबेश 10 लाख से ज़ायद अफराद किसी न किसी हवाले से माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त था कि इसका इलाज मुमकिन नहीं था, मगर अब शोबा तिब ने चूँकि हर पहलू में तरक्की की है तो फालिज के इलाज मुआलजे में भी खासी जिद्दत आ गई है। पहले फालिज से मुताल्लिक ये बात आम थी कि ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, मगर अब साबित हो चुका है कि फालिज से न सिर्फ बचाव मुमकिन है बल्कि इसके मौसर और बर वक्त इलाज से जिंदगी भर की माजूरी से भी बचा जा सकता है। और ये जो इसकी दवा है वो अब पाकिस्तान भी दस्तबाब है। इस साल का जो थीम है इस दिन को मनाने का, वो थीम है एवरी मिनट काउंट्स। तो इस पर हमने आज बात करनी। बिल्कुल, दवा दस्तयाब है और डॉक्टर इमरान शरीफ भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक सवाल गर्दिश कर रहा है, उसी से शुरू करते हैं कि जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं अमूमन उसमें मर्दों की शरह ज़्यादा होती है, क्या इसमें भी मर्दों की शरह ज़्यादा है इस तरह के स्ट्रोक्स में? देखें, ये जो न्यूरोलॉजिक स्ट्रोक है उसी से मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट, और जो एक थॉट प्रोसेस और पैथोलॉजी है वो वेरी सिमिलर है। लेकिन ये कि ये स्ट्रोक ब्रेन सेल्स को इफ़ेक्ट करता है, ब्लड सप्लाई जो है उसमें इम्पैक्ट होती है, और ये प्रिडोमिनेटली ख़वातीन में ज़्यादा होता है। और तकरीबन हर साल कम से कम 55,000 ख़वातीन ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं अराउंड द ग्लोब स्ट्रोक की वजह से। और उसकी वजूहात हैं, एक तो ये कि आपको पता है कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं फ़ीमेल में, क्योंकि दे गो थ्रू मुख्तलिफ उनकी जो वजूहात हैं। एक तो ये कि प्रेगनेंसी है, दूसरा ये कि जब वो एडोलेसेंट एज में आती हैं मेंस्ट्रुएशन होती है,
मेनोपास होती है जब उनकी जो ओल्डर एज में, तो उसकी वजह से जो हार्मोन्स चेंज होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को और स्ट्रोक की वजह होती है वो। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जो ख़वातीन के अंदर स्ट्रोक को प्रेडोमिनेटली ज़्यादा फैलाती हैं वो है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर, वो औरतों में थोड़ा ज़्यादा होता है, दूसरा एक माइग्रेन हो गया, और दूसरा ये रिपोर्टेड है स्टडीज़ में कि ख़वातीन में स्ट्रोक की लोअर अवेयरनेस होती है। ठीक है, अच्छा, और डॉक्टर साहब बेसिक जो इसकी क्या कह लें अलामात क्या हैं ताकि किसी को पता चल सके कि ये स्ट्रोक की कैफियत है, ताकि फैमिलीज़ को भी बर वक्त पता चल सके और वो हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि अगर जल्द इलाज करवाया जाए तो डेफिनेटली इलाज मुमकिन है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जितने जल्दी आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डोर टू मेडिकेशन या डोर टू नीडल टाइम जिसे हम कहते हैं, वो जितना छोटा होगा उतने आपके चांसेस रिकवरी के बहुत अच्छे हैं। तो जो सिम्टम्स आपको हैं, एक तो सबसे कॉमन हो गया हेडेक हो गया, सर का दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, कि आपको ऐसा लगता है कि उल्टी होगी। उसके अलावा बोलने में तकलीफ़ हो जाती है, अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अचानक वो बोलना बंद कर दें तो आपको परेशानी हो जाती है कि स्ट्रोक हो रहा है या कोई और वजूहत हैं या लो ब्लड शुगर है। उसके अलावा कंफ्यूजन, बात करते करते वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ बात कर रहे हैं। उसके अलावा उनके विजन में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि कुछ स्ट्रोक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन इफेक्ट करते हैं। तो ये, उसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, डिजीनेस, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ये आपसे कोई कहता है और फ़ोन पर आप बात कर रहे हैं किसी अपने दोस्त अहबाब से और वो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन 911 कॉल कर लें, जैसे अमेरिका में कॉल करते हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपको एम्बुलेंस कॉल करें और फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो डॉक्टर साहब क्या तजवीज़ देंगे, किस तरह से काबू पाया जाए अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं? अपने तय अपने लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली लानी चाहिए? देखें, अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, पहले तो ऑब्वियसली आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाएंगे, वो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएंगे। लेकिन इसके प्रिवेंशन के लिए जो आपके पास कुछ होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं कि ओल्डर पॉपुलेशन में स्ट्रोक का प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो एज का आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी जो जेनेटिक्स हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी रेस जो मुख्तलिफ, जैसे यहाँ पे होते हैं हिस्पैनिक होते हैं और उसके अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, उसी तरह, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें हाई ब्लड प्रेशर जो कि लिंक होता है ओबेसिटी से, दोनों चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं वेट लॉस के साथ। स्मोकिंग, आप स्मोकिंग रोक सकते हैं तो वो और ऑटोमेटिकली वो एक चीज़ कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ जाता है तो वो भी एक तरह से ओबेसिटी के साथ लिंक होता है। आप वेट लूज़ करें या मेडिकेशन लें, दोनों चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो आपका जो ब्लड वो इसे कहते हैं थिक हो जाता है, यानी वो थिन हो जाएगा, तो वो थिन हो जाएगा। और अगर ब्लड जो है वो थिक रहता है तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और स्ट्रोक का चांस ज़्यादा होता है। तो उसके अलावा एक और कॉमन जो चीज़ है जो लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं, वो है स्लीप एपनिया। और स्लीप एपनिया लिंक करता है ओबेसिटी के साथ। और होता ये कि स्लीप एपनिया में जब आप सो रहे होते हैं तो मुस्तकिल आप रात में सांस आपकी रुक जाती है जी, हर 10-20 सेकंड पे। बिल्कुल, ब्रेन से। और शायद खवातीन में इसी वजह से, क्योंकि वो खवातीन छोटे बच्चों के साथ भी डील कर रही होती हैं और बच्चों का जागने की वजह से उनको भी जागना पड़ता है, उनको इस तरह की शिकायत होना शुरू हो जाती है, शायद इस वजह से ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर इमरान शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे करने के लिए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और एवरी मिनट काउंट, जिसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी आप इस सूरत हाल में डॉक्टर से रुजू करेंगे उतना ही अफाका होगा और उतनी जल्दी आप रिकवर कर सकेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। औरत की सेहत, एहतराम और बुनियादी ज़रूरियात ये कोई ऐश नहीं है बल्कि हक है। जी हाँ, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पर जिस पर हमारे माशरे में अक्सर खामोशी छा जाती है, मगर आज वो खामोशी टूट है। जी हाँ, एक 25 साला लड़की मानूर उमर ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एक तारीखी कदम उठाया। उनका मौक़िफ़ ये है कि माहवारी के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स आयद करना नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये कोई ऐशो इशरत नहीं है बल्कि औरत की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरत है। मानूर के इस मुकदमे ने न सिर्फ
अदालत बल्कि मुआशरे में भी एक नई बहस छेड़ दी है। आज हमारे साथ खुद महानूर उमर मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनके जहन में क्या ऐसी चीज़ आई जो उन्होंने इतना बड़ा ये कदम उठाया, उन्होंने ये पिटिशन फाइल की और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें क्या फैसला हो सका है, क्या बात सामने आई है। महानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, कैसे सोच आई है आपको इस मुकदमे की? देखिए, सोच तो बचपन से आई थिंक मुझे आती रही है। जब हम देखते हैं व्हाइल ग्रोइंग अप जो नाइंसाफी औरतें अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करती थी, और जब हम बात करते हैं औरतों के हकूक की तो ज़्यादातर ये आती है कि तशद्दुद, उनके साथ क्या ये हो रहा है, स्कूल जाती हैं नहीं, बट कुछ काफ़ी बेसिक जो हमारा राइट है, राइट टू हेल्थ, वो भी नज़रअंदाज किया जाता है। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्लर्क कर रही थी, मैं एक कॉलीग से मिली थी, एहसन जहांगीर खान, एंड वो भी बहुत ही पैशनेट लॉयर हैं और एलाय भी हैं विमेंस राइट्स के। तो उन्होंने हमारी गुफ्तगू से ये बात निकली थी कि हमें, अगर हमारे पास लाइसेंसेज हैं वकील होके, तो हम क्यों नहीं खुद ही पिटिशंस फाइल करना शुरू कर देते हैं उन सारे कानून के खिलाफ जो औरतों के हकूक के खिलाफ जाते हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स के खिलाफ जाते हैं। तो वहां से आई वांट टू क्रेडिट एहसन कि उनसे वो पुश आया था कि हम ये पिटिशन फाइल करें। बिल्कुल ठीक। और आपने वाकई एक ऐसा टॉपिक है ये जिसको टैबू समझा जाता है, इस पर तो यूजुअली खुलकर बात भी नहीं कहीं की जाती, और उस पर आपने फिर ये पिटिशन फाइल की। बेसिकली इस पिटिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जो जिसको ये पीरियड टैक्स का नाम भी दिया है आपने, ये ख़त्म करना नहीं है, बल्कि डेफिनेटली सोसाइटी में जो रवैये हैं उनको भी तब्दील करना है। तो आपको क्या लगता है ये खामोशी जो अब जाके तोड़ी जा रही है, इसका कितना पहले से इसको तोड़ देना चाहिए था? बिल्कुल तोड़ देना चाहिए था। ये एक इतना फितरी और बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन है जो बच्चों को सिखाया नहीं जाता। माएँ अपनी बेटियों से बात नहीं करती। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा स्कूल में किसी बच्ची का साथ उसका पीरियड शुरू हो जाए, शी इज लुकिंग कंफ्यूज्ड, उसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये हमारी मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जा रही है, तो जरा स्कूल से आप बात करना शुरू करें, बॉयज एंड गर्ल्स को बेशक अलग करके, अबाउट बेसिक उनकी जो हेल्थ है, जो बायोलॉजिकल उनके जो प्यूबर्टी में चेंजेस वो जिसके थ्रू हो जाते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। अगर घर पे बात नहीं होगी तो बेशक स्कूलों से हम शुरू कर दें कि ट्रेन टीचर्स बच्चों से बात करें, अपना आप ख्याल किस तरह रख सकते हैं, अपनी हाइजीन आप किस तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं। इट्स एक्चुअली टाइम टू स्टॉप द शेम। बेसिकली ये बैरियर हमें खत्म करना और इस पर बात करनी है। बेसिकली महानूर, ये जो एक चीज है जिसका मैंने जिक्र किया कि इसको गैर जरूरी या फिर शर्मनाक भी समझा जाता है, ड्यूरिंग दिस पिटिशन जब आपने फाइल की और उसके बाद कहीं आपको भी इस तरह के रवैये का सामना करना पड़ा और इस तरह की कोई बात सुननी पड़ी? बिल्कुल सुननी पड़ी। अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखें, फेसबुक पे जब काफी न्यूज चैनल्स ने वो लगाया हुआ है कि ये केस हुआ हुआ है, उसमें आई एम सॉरी टू से कुछ कमेंट्स के अंदर आदमियों ने ये भी कमेंट्स छोड़े हुए हैं कि हमारे अंडरवेयर पे भी टैक्स है, एंड देन देव गॉन उससे आगे करके कि मेन की कुछ मेडिसिन है जिन पे टैक्स है, मतलब ये इतनी वो इक्वेट कर रहे हैं, बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो इससे ट्रोल कर रहे हैं इसको बेसिकली कि उनको। एंड मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी माँ या आपकी बहनें आपके इस तरह कमेंट्स देख रही होती तो वो क्या सोच रहे होते हैं, राइट? ये बिल्कुल एक लैक ऑफ एम्पैथी है हमारी सोसाइटी में रिगार्डिंग वुमेन्स इश्यूज, एंड ये बात अगर हम नहीं करेंगे इनके बारे में तो वो लड़कों के अंदर भी एक वो कहते हैं ना एम्पैथी कभी डेवलप नहीं होगी। मैं तो उसके आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम कि उसको कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं। होपफुली अगर आप अदालत में ये केस जीत जाती हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जीत जाएं, तो क्या समझती हैं कि आप क्या तब्दीली जो है ख्वातीन की जिंदगी में सबसे बड़ी देख सकेंगी? आई थिंक सबसे बड़ी तब्दीली तो आएगी एक्सेसिबिलिटी की। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में, एक मैंने बात सुनी थी फ्लड्स के बाद, कि कल्चर नहीं है पैड्स इस्तेमाल करने का। तो जाहिर सी बात है कोई कल्चर नहीं होगा एक चीज इस्तेमाल करने का जब वो आपके एक्सेसिबल ही नहीं है, जब आप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पहली बात हम लोग उम्मीद रखते हैं कि औरतों की सेहत काफी बेहतर होगी, जो उनके डिजीजेस वगैरह इसकी वजह से स्प्रेड होते हैं वो कम होंगे। और एक और चीज ये कि हमारे एक चेंज आएगा सोच और एटीट्यूड में टूवर्ड्स वुमेन्स इश्यूज। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की जहां हम बात करते हैं उस पर भी काफी हश करके सिर्फ रिक्रूटर्स सिर्फ लड़कियों से बात कर रहे होते हैं। तो एक ओवरऑल सोसाइटी में चेंज आना चाहिए जब हम औरतों के कंडीशंस इश्यूज वगैरह के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट। जो यंग जनरेशन ऑफ लॉयर्स है, लाइक एहसन, लाइक माई सेल्फ, लाइक मेनी अदर्स, हम लोग एक लॉ का एनालिसिस करना चाहते हैं कि जेंडर ब्लाइंड जो जिस तरीके से बनी हुई है, हमारे
हुक्मरान में औरतें इतनी ज्यादा हैं, पर ये कैसे हो गया कि इसको एक लग्जरी आइटम का किरदार दिया गया? मेरे ख्याल से ये जानबूझ के नहीं, मगर ये एक ओवरसाइट है, पर ये ओवरसाइट नहीं होने चाहिए हमारे फॉर्म में। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और मानूर, वन मोर थिंग कि अभी तक कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, क्या प्रोसीडिंग्स में रिमार्क्स रहे हैं जजेस के, कुछ वो आप शेयर करना चाहेंगी? जी, अभी तक सिर्फ एक हियरिंग हुई है रावलपिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट की, जहां काफी आई वुड से थोड़े बहुत मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठे थे और जो जजेस को ऑब्वियसली करना पड़ता है, बट जस्टिस जवाद हसन was seemed to have been positive and एहसन की जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो बेसिकली उनका ऑर्डर भी पहले आ गया, उन्होंने रीइटरेट की थी। तो अभी उम्मीद है कि फ्यूचर हियरिंग्स में पता चलेगा। अभी हम रिस्पोंडेंट्स के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जितना जल्दी गवर्नमेंट जवाब देगी उतना जल्दी केस बढ़ेगा, बट वी आर होपफुल दैट दिस शुड हैव अ पॉजिटिव आउटकम इंशाल्लाह। बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया महानूर उमर हमारे साथ मौजूद थी और जिन्होंने ये जो पिटिशन है ये फाइल और ख़वातीन के हुकूक के लिए ख़ास तौर पर वो बात करेंगे। ये गुफ्तगू शायद बहुतों के लिए जो है वो नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि औरत की जो सेहत है और जो उसका वक़ार है उस पर बात करना ये कोई जुर्म नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि शऊर की अलामत है ये चीज़। और महानूर उमर और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया अपने फेलो कलीग का, एहसान जहांगीर जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये जो तब्दीली है सिर्फ नारे से नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ सीखने से आती है, ये अमल करने से आती है। और हमें ये अब सीखना होगा कि खातून की बुनियादी ज़रूरत है, उस पर टैक्स लगाना तरक्की नहीं है बल्कि लाइल्मी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बहस हमारे माशरे में फ़हम, एहतराम और बेहतरी की एक नई राह खोलेगी। और इसी तरह से जिस तरह से महानूर और ये एहसन काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आगाही फैलेगी, क्योंकि आगाही ही पहला कदम है। हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। जदीद दुनिया है और मालूमात का अंबार है, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बावजूद इज्तिमाई हिमाकत में इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए सेगमेंट हिमाकत की नफ्सियात में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। इज्तिमाई हमाकत जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, और इस इज्तिमाई हमाकत में जो इजाफा होता चला जा रहा है ये अचानक नहीं हुआ। ये बहुत आसानी से मैं कह सकता हूँ कि 1850 के बाद के दानिश्वरों ने बताना शुरू कर दिया था। 1862 से ऑनवर्ड बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो हमें जिसने बताया कि इस तरह की इज्तिमाई हमाकत जो है उसकी चांसेस हैं। और उसके बाद जब 20वीं सदी आई तो 20वीं सदी के वस्त में ऐसे बहुत सारे दानिश्वर आए जिन्होंने ये चीज़ बताई। ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, वजूदी फ़लसफ़ा के लोग थे, जिन्होंने ये बताया कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। फिक्शन में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया। द ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है इसके हवाले से बहुत अच्छी मिसाल है। 1984 जो नावल है वो इसका एक बहुत अच्छी मिसाल है। ये तमाम मिसालें बताने का मकसद ये है कि बहुत अरसा पहले ये पेशगोई की जा चुकी थी कि इस तरह का कुछ मामला दरपेश हो सकता है। स्लेवरी जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो इज्तिमाई हमाकत जो है इसके हवाले से ना सिर्फ माजी के जो दानिश्वर उन्होंने बताया, बल्कि कुछ दहाइयाँ कबल नॉम चॉम्स्की ने बहुत हद तक ये वाज़ेह किया कि ये सब कुछ होने जा रहा है। इस हवाले से जो सबसे अच्छा कोट है जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो स्टीफन हॉकिंग का है, जो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज़ नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, यानी जो इल्म का जो वाहिमा है वो है। और ये कितनी खूबसूरत सेइंग है इस हवाले से, क्योंकि जब सोशल मीडिया आया 2010 के बाद तमाम चीज़ें चेंज हो गई, और 2010 के बाद जो क्रूगर इफेक्ट है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी हर वो फ़र्द जिसको किसी इल्म की चंद चीज़ें मालूम हैं उसने इतना शाउट क्रिएट किया, उसमें वो इतना ज़्यादा लाउड हुआ और उसके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसने बात की, इतने एतमाद के साथ बात की कि उसमें जो पढ़ा लिखा जो थिंकर था वो कहीं खामोश होकर बैठ गया, वो कहीं साइड पे हो गया। उसकी वजह ये थी कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गई। और ये जो नॉइज़ है इसको कौन एम्पावर्ड कर रहा था, या इसको कौन इसकी हौसला अफजाई कर रहा था? वो एल्गोरिथम था। वो एल्गोरिथम जो कि सोशल मीडिया के बैकग्राउंड पे एक ऐसा एल्गोरिथम काम करता है जो कि इंगेजिंग कंटेंट चाहता है। वो इंगेजिंग कंटेंट जो है उसके लिए ख़ास किस्म का एतमाद और पाजेज़ ना हो, ये पाजेज़ पसंद नहीं करता। कोई भी थिंकर जो है वो जब बात करेगा तो उसकी बात में पाजेज़ आएंगे। पाजेज़ इसलिए आते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली सोच रहा होता है कि मैंने अगला फिक्रा कैसे बोलना है। सो जो थिंकिंग ब्रेन है उसके लिए पाजेज़ बहुत ज़रूरी हैं। वो जो पाजेज़ लेता है, और ये पाजेज़ जो है ये सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो किसी सूरत में पसंद नहीं करता। सो एंगेजिंग कंटेंट के नाम पर वो लोग बहुत आगे आए, और क्रूगर इफेक्ट जो है जो साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छी स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला गया। अब जो मंजरनामा है वो क्या हुआ कि इंसानी दिमाग
जिसके पास एक बहुत ही ताकतवर सलाहियत थी, तख्लीकी भी और ये जो इंक्वायरी की है यानी तनकीदी भी, ये जो तनकीदी फ़िक्र थी, जो गहराई वाली तनकीदी फ़िक्र थी, ये जो शैलो कंटेंट नहीं, शैलो किस्म का वो नहीं, जो तनकीद से मेरी मुराद ये है कि जो गहरी फ़िक्र के हवाले से जो तनकीद थी, जो आइडियाज़ की बात थी, वो तमाम की तमाम सरेंडर कर दी गई। इंटेलेक्चुअल जो अपनी एबिलिटी थी वो उसको सरेंडर कर दिया गया और उसके मुकाबले में क्या चीज़ आई, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, यानी स्पीड के साथ वो जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस हम दे सकते हैं, वो किसी लाइक की शक्ल में हो सकते हैं, वो किसी स्माइली की शक्ल में हो सकते हैं और वो कमेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी है ये फौरी होना ज़रूरी है। सो इसका नतीजा क्या निकला, शैलो थिंकिंग यानी बहुत ही सतही किस्म की सोच या फ़िक्र, और इसके अलावा लिविंग इन द मोमेंट यानी लम्हाती उस तरह किसी लम्हे में बस जीना और उसके बाद माजी या मुस्तकबिल के हवाले से इसको कोई फैलाव करके और बहुत ही गहरी फ़िक्र, ये इन तमाम चीज़ों से महरूम होना और उसके बाद ब्लाइंडली जो बयानिए हैं उनको अंधाधुंध एक्सेप्ट करते चले जाना और अपनी जो अकली खुद मुख्तारी है उसको सरेंडर कर देना इन चीज़ों के एवज़। और ये जो सरेंडर करने वाला है इंटरेस्टिंगली उसको मालूम ही नहीं है कि उसने क्या सरेंडर किया। यहाँ से मामला शुरू होता है इज्तिमाई हमाकत का। अब हमारे पास ये सवाल है कि क्या हम उस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वो जो इंसान की खसूसियत, खूबसूरती, तारुफ सब कुछ था, उसको अब हम रिक्लेम करें, उसको दोबारा वापस लेके आएँ, या उस कन्फॉर्मिटी का या उस इज्तिमाइयत का ही हिस्सा बने रहें जो कि सतही सोच और इनिशियल जो रिस्पॉन्सेज हैं, जज्बाती रिस्पॉन्सेज हैं और इन तमाम चीज़ों में चली गई और बयानियाँ जो है फौरी तौर पे लेना और इसके अलावा मेंटल शॉर्टकट्स की दुनिया में चली गई और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो गई, उस दुनिया का हिस्सा बनना है, या इंटेलेक्चुअल अपनी जो एबिलिटी है, अकली दानिश जो है, जो अकली आपके अंदर सलाहियत है तज्जिया करने की, एनालिसिस करने की, फ़िक्र की, उसको दोबारा से वापस उसको रिक्लेम करना है। सो अब जदीद दुनिया जो है इसके बारे में देख लीजिए कि ये किसी सूरत में भी कंटेम्पलेशन या फ़िक्र या गहरी फ़िक्र, वो आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी जिसमें इंसान जो है यूं करके गहरी फ़िक्र में डूबा हुआ है। तो वो जो गहरी फ़िक्र में डूबना है, वो जो टाइम है, वो जो वक्त है, वो जो ठहराव है, वो जो एक स्टिलनेस है, इन तमाम चीज़ों को मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जदीद दुनिया वो पसंद नहीं करती। जदीद दुनिया किस चीज़ को पसंद करती है? जदीद दुनिया जो है वो स्पीडी जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनको पसंद करती है। जदीद दुनिया जो है वो कन्फॉर्मिटी को पसंद करती है। तमाम पावरफुल स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके पास पावर है, वो तमाम कन्फॉर्मिटी को और इन तमाम चीज़ों को पसंद करते हैं। इसी चीज़ में सहूलत है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कब से स्टार्ट हुई? इंडस्ट्रियल एरा से स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल पीरियड से स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियल पीरियड में जो स्कूल्स थे, एक स्कूल्स बनाए गए, बच्चों के अंदर वो जो तालीम थी उनको ये बताया गया कि तुम लोगों ने ये नहीं बताया गया कि तुम लोगों ने सोचना कैसे, बल्कि उनको ये बताया गया कि तुम लोगों ने क्या सोचना है। ओबीडियंस जो है उसको एक बतौर मॉडल लेके आया गया, क्योंकि ओबीडियंस जो है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है फॉर इंडस्ट्रियल उस मामले के लिए। उसका जो बुनियादी मकसद था वो था कि मेमोराइजेशन या आपने जितना रटा लगाना है या याद करना है, इस चीज़ को तरजीह है एक्सप्लोरेशन पे, दरियाफ्त करने पे। पूरी का पूरा जो मॉडल है वो चेंज हो गया। सो इस चीज़ को अब हम एक्सप्लोर इस तरह करेंगे कि 2-3 चीज़ों से, एक तो सोशल उस हवाले से, सोशियोलॉजी के हवाले से, दूसरा जो सबसे अहम है वो साइकोलॉजी के हवाले से, और इन तमाम यानी ब्रेन के हवाले से कि माइंड के अंदर बुनियादी तौर पे क्या वो तब्दीलियां आ रही हैं, जिसके हवाले से जो बड़े न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्रेट रीवायरिंग जो है वो इस वक्त हो रही है माइंड की। और ये जो ग्रेट रीवायरिंग है इसका आगाज़ वो समझते हैं कि 2010 से स्टार्ट हुआ है। सोशल मीडिया का इसमें क्या किरदार है और हमने इस चीज़ों में से कैसे निकलना है और बचना है, इस चीज़ पे बात करेंगे। इन बातचीत का जो सिलसिला है इससे इज्तिमाई हमाकत के हवाले से ये जारी रहेगा। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। सेगमेंट आपने देखा, उम्मीद है आज का एक्सप्रेसो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।